हेलो दोस्तों, आपका फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले अध्याय में पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में संपूर्ण जानकारियां ली। दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एसिड बेस साल्ट का अति महत्वपूर्ण टॉपिक था और उसको आप पूरा समय देकर देखें। दोस्तों, अब जितने भी एसिड हैं उसका दैनिक जीवन में हमारे कहाँ कहाँ प्रयोग है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का मेरा यही हेडिंग है, अम्लों के अनुप्रयोग, यूज ऑफ एसिड। दोस्तों, जब भी हम एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको एक दिमाग में होना चाहिए कि एसिड का जब नाम ले रहे हैं तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, तमाम एसिडों का नाम आपके मन में चलना चाहिए। दोस्तों, आखिर एसिड कहाँ उपयोग किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में, इसके बारे में ही हम सीधे सीधे बोर्ड पेपर में लिखेंगे। दोस्तों, देखो जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में उर्वरक निर्माण, तो उर्वरक निर्माण में कौन सा उर्वरक बनाया जाता है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक बनता है विद द हेल्प ऑफ H2SO4 बनता है। पेंट का निर्माण, रंग का निर्माण, कुछ केमिकल्स का निर्माण और सिंथेटिक फाइबर का भी निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है दोस्तों, और कृत्रिम रेशों पे हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। कृत्रिम रेशा जैसे नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, ये सब क्या हो गए? ये आपकी कृत्रिम रेशा के अंतर्गत आते हैं। जैसे ऊल, आज ठंडी का दिन है, अब तमाम प्रकार के ऊल आपको दिखाई देंगे, ये क्या है? कृत्रिम रेशा है दोस्तों। और नाइट्रिक एसिड का कहाँ कहाँ उपयोग है? और एक चीज और देखिए, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो आप लोग घर में निरमा और कपड़ा वाला साबुन प्रयोग करते हो, किससे बना होता है? लारिल सल्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? लारिल सल्फेट से विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग होता है। और दोस्तों, जो कार वाली बैटरी होती है उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3। क्या है इसका फार्मूला? है HNO3। दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग भी उर्वरक निर्माण में। और कौन सा उर्वरक इससे बनाया जाता है? नाइट्रिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनाया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट। और इससे विस्फोटक एक बनाया जाता है, बड़ा लोकप्रिय विस्फोटक है जिसे हम कहते हैं TNT। क्या बोलते हैं? TNT, जिसका पूरा नाम होता है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। अब दोस्तों, इसका TNT का आप लोग दैनिक जीवन में उपयोग जानते ही होंगे। जैसे आपको मान लो पहाड़ में सुरंग बनाना है, क्या बनाना है? पहाड़ में सुरंग बनाना है, तो आप उसे फावड़ा से या कुदाल से थोड़ा खनेंगे, ऐसा नहीं होता है। लगाएंगे TNT या डायनामाइट, सब विस्फोटक आते हैं और उसे विस्फोट कराएंगे, आपका सुरंग का निर्माण होता चला जाता है। ठीक है दोस्तों, और रंजक और प्लास्टिक का निर्माण भी हम अमोनिया नाइट्रिक एसिड से करते हैं दोस्तों। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग कहाँ होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेनली आप लोग जानते हो कि हमारे पेटों के अंदर डाइजेशन करने में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण है, योगदान है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग दोस्तों, जैसे स्टील का कोई स्टील का कोई पात्र है, अगर उस पर ऑक्साइड का परत जम गया तो उसको रिमूव करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग बॉयलर में भी करते हैं। कहाँ करते हैं? बॉयलरों में। बॉयलर एक प्रकार का पात्र होता है जिससे हम लोग स्टीम का प्रोडक्शन करते हैं, भाप निर्माण करने का एक पात्र होता है। अगर 10 लीटर से ज्यादा अगर भाप निर्माण कर रहे हैं तभी वो बॉयलर की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज बॉयलर का कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका प्रयोग हम लोग दोस्तों वस्त्र निर्माण और चमड़े के उद्योग में भी इस तेल का प्रयोग करते हैं। एस्टिक एसिड जो है खाद्य परिरक्षण के रूप में करते हैं। खाद्य परिरक्षण, जैसे अचार का एग्जांपल ले लीजिए। अचार दोस्तों आप लोग जानते हो, अचार को काफी दिन तक हमें सुरक्षित रखना होता है अगर उसमें एस्टिक एसिड की मात्रा थोड़ा मिली होती है, ताकि वो काफी लंबे समय तक उसकी हमें उसके टेस्ट में कोई खराब
उसके टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका उपयोग विलायक के रूप में भी किया जाता है। दोस्तों ये सब जितना भी था ये अनुप्रयोग ऑफ एसिड था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड रेन क्या है। आपने सुना होगा कि हमारे बुजुर्ग, हमारे चाचा, पापा, मम्मी सब मना करती हैं साल की पहली बारिश है मत भीगो, नहीं तो फुंसियां निकल जाएंगी। आपने कभी सोचा कि वो फुंसियां क्यों निकलती हैं? दोस्तों वो एक एसिड रेन की कारण से हमारे त्वचा पे जब वो रेन पड़ती है, वो बरसात हमारे त्वचा पे पड़ती है तो हमें ये फुंसियां निकलती हैं। आखिर एसिड रेन क्या है दोस्तों, इस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों का हेडिंग है अम्ल वर्षा, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड रेन। देखिए हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे फैक्ट्री हो गई, कार्बन जो भट्ठे ईंट बनाने वाली चिमनी हो गई, व्हीकल्स हो गए, व्हीकल्स में ट्रक, बस, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, और जैसे पावर प्लांट हो गए जहां बिजली का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों जैसे कारखाना हो गया, कारखाना से चिमनी लगी होती है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और ये भट्ठी जो ईंट पकाने वाली हो, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है। और जैसे जो भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर, व्हीकल्स जितने भी हैं, ट्रक, बस, उनसे नॉर्मली क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप को ऑक्सीकृत करके, ऑक्सीकृत करने का मतलब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, वो ऑक्सीजन जुड़ के सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा दोस्तों। और जैसे जहां पर बिजली का उत्पादन होता है जैसे थर्मल पावर प्लांट, वहां से मुख्यतः नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। जब ये गैसें निकलती हैं दोस्तों, ये जब गैसें हमारे पर्यावरण में निकलती हैं तो एक वायु प्रदूषण हो जाता है। क्या हो जाता है? वायु प्रदूषण हो जाता है। और ये वायु प्रदूषण ऊपर जाके एक प्रकार का लेयर का निर्माण कर लेती है। क्या बना लेती हैं? लेयर का निर्माण कर लेती हैं। दोस्तों अब जब बरसात का समय आता है तो जब ऊपर से बारिश गिरती है, ऊपर से बारिश गिरती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उस पानी के बूंद से रिएक्शन कर लेंगी। पानी का बूंद दोस्तों वो रिएक्शन के रूप में यहाँ दिखाया गया है, क्या क्या बनता है। देखो जैसे पानी आया, पानी का फार्मूला आप जानते हो H2O होता है। और हमारे ये भट्टी की चिमनी से या कारखानों की चिमनी से जो निकला है कार्बन डाइऑक्साइड निकला है ना, अब ये H2O और CO2 आपस में दोनों रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड का भी निर्माण करती हैं, H2CO3 का निर्माण कर लेती है, जो कि एक प्रकार का एसिड है। अब दूसरा हम जानते हैं कि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे व्हीकल से निकलता है दोस्तों, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट जब होता है और जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये आपके H2SO4 का निर्माण कर लेता है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेता है दोस्तों, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आता है। अब यही जैसे पावर प्लांट से इमिशन होने वाला जो गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भी तो पर्यावरण के कांटेक्ट में आएगा। जब ये पर्यावरण के कांटेक्ट में आएगा तो ये पानी से जब रिएक्शन करता है, पानी से आपस में क्रिया करता है, H2O और NO2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो HNO3 का निर्माण होता है। इसे हम लोग नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, इस एसिड का एसिड रेन पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि कार्बनिक एसिड के अंतर्गत आते हैं और इसमें कार्बन कंटेंट पाया गया है। ये इतना आपके लिए उतना हानिकारक नहीं होगा जितना कि H2SO4 HNO3 ही आपके अम्ल वर्षा को अम्लीय बनाने के लिए प्रमुख जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। अब इसी को पूरे लैंग्वेज वाइज लिखा गया है, भाषाबद्ध लिखा गया है दोस्तों। यही आपके पेपर में लिखना है, ऐसा वर्षा जिसमें हमने देखो केवल इन दोनों का नाम लिखा है H2SO4 HNO3, H2SO4 HNO3। इसका नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, जो आप लोग इसको खाने पीने के लिए भी प्रयोग करते हैं दोस्तों।
तो इसलिए इसका साइड इफेक्ट उतना नहीं पड़ता जितना आमतौर पे H2SO4 HNO3 का पड़ता है। ठीक है, तो H2SO4 HNO3 की अधिकता हो तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जब हमारे पर्यावरण में उद्योगों, चिमनी, मोटर गाड़ी से कुछ प्रदूषण जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑटोमोबाइल और कोयले के जलने से निकलते हैं, एक गैस वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। जब रिएक्शन कर जाते हैं तो ये H2SO4 नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड का निर्माण करते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, जब वर्ष में पहली वर्षा होती है, जब साल की पहली वर्षा होती है, उसी वर्षा में ये क्या होते हैं, बूंदों के उसी बूंदों में घुल जाते हैं। और जब बूंदों में घुल जाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एक एसिड रेन है, अम्ल वर्षा है दोस्तों। हाइड्रोजन वही रिएक्शन के रूप में दिखाया गया है, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान से रखिएगा, जो एसिड रेन होता है दोस्तों, उसका जो पीएच वैल्यू होता है 5.6 होता है। ये बात आप याद कर लीजिए, अभी पीएच वैल्यू के बारे में बहुत अच्छे से टॉपिक चलेगा दोस्तों। अब हम इसके आगे देखेंगे कि अम्ल वर्षा का हम लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम लोगों का ये हेडिंग है, आप देखते रहिए। हेलो दोस्तों, फिर हम लोग बात करते हैं कि अम्ल वर्षा से होने वाली हानियां। ठीक, हम लोग वर्षा से क्या क्या हानियां होती हैं दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अम्ल वर्षा के कारण ऐतिहासिक धरोहर में जैसे भवन, पुल, ये सब क्या हो जाते हैं, संक्षारित हो जाते हैं। संक्षारित मतलब जब ये एसिड ट्रेन उसके ऊपर गिरता है बेटा ना, उसको क्या कर देता है, उसमें होल कर देता है, छेद कर देता है, उसके उसमें धब्बे उत्पन्न कर देता है। जैसे आप ताजमहल जानती है ना, ताजमहल क्या होता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का संगमरमर का बना एक प्रकार का हमारा धरोहर है, हमारे देश की अपनी धरोहर है। अब जानते हैं यही ये कहाँ है, आगरा में है। कहाँ है, आगरा में है। और आगरा के बगल में ही दोस्तों मथुरा है। क्या है, मथुरा है। एक तेल शोधक कंपनी है, तेल शोधक फैक्ट्री है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे प्रदूषण का इमिशन बहुत ज्यादा हो रहा था। ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन करते थे। जैसे इस पूरे एरिया में एक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CO2 और NO2 और आपका SO2, ये सब गैसों का एक लेयर बना देते थे पूरे इसके ऊपर। तो दोस्तों जब बारिश होती थी तो ये ताजमहल पे ही ड्रॉप करके गिरती थी। ऐसा करने पे कैल्शियम कार्बोनेट जो सफेद पत्थर का बना था, एक कैल्शियम कार्बोनेट एसिड रेन से क्रिया करके दोस्तों ये पीले कलर का और छेद बन गया, इसके ऊपर पीला कलर जम गया। तो ये जो सफेद कलर का संगमरमर का पत्थर से बना था ताजमहल, अब वो कैसा हो गया, हल्का पीला कलर का हो गया। अब हमारी धरोहर को नुकसान हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया दोस्तों 2012 में कि जो मथुरा में तेल शोधा कंपनी है उसको बंद कर दिया जाए। उसके 2012 में बंद करने के बाद इसमें काफी ज्यादा सुधार आया दोस्तों। ठीक है, तो ये एसिड रेन हमारे पुलों को भी, जो लोहे के पुल बने होते हैं और जो पुलें बने हैंगिंग ब्रिज, तमाम ब्रिज होते हैं, उसको भी प्रभावित करते हैं दोस्तों। एसिड रेन जलीय जीव को भी प्रभावित करते हैं। देखिए जैसे हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू अभी आप लोगों को नहीं पढ़ा हूं, पढ़ाएंगे वीडियो में। पीएच वैल्यू क्या होता है कि एक नॉर्मल रेंज होता है दोस्तों लाइफ को जीने के लिए। जैसे मनुष्य का जो पीएच वैल्यू 7 से 7.8 के बीच में होता है, इसके बीच पीएच वैल्यू है तो आदमी आराम से जिंदा रहेगा। ऐसे मछलियों का, जलीय जीवों का भी अपना पीएच मान है। लेकिन अगर अब अम्लीय होने का मतलब पीएच मान 7 से घटता जाता है। क्या होता है, घटता जाता है और 0 तक पहुंच जाता है। अगर 7 से घटकर 0 तक पहुंच जाए तो ये एसिडिक कैटेगरी में आएंगे। अगर यही 7 से बढ़कर 14 मतलब 14 तक हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, बेसिक कैटेगरी में आएंगे। अगर किसी नदी में अगर अम्लीय वर्षा हो रही है या अम्लीय जल का प्रवाह हो रहा है तो
पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अगर एसिडिक नेचर का हो जाएगा तो उन जो जल में रहने वाले जीव हैं उनका भी एक अपना पीएच है, वो एक पीएच के अंतराल ही जीते हैं। अगर पीएच दोस्तों उनका घट गया और ज्यादा एसिडिक नेचर में पानी चला गया तो वो क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी, मछली को क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दोस्तों जैसे कभी कभी आप देखेंगे हमारे पर्यावरण में ही पेड़ पौधे जो बड़े बड़े होते हैं, अधिक बारिश होने के कारण अधिक अम्लीय वर्षा होने के कारण पत्तियां क्या हो जाएंगी, जल जाती हैं, हमारे पेड़ पौधे पे भी बुरा प्रभाव डालते हैं। अम्ल वर्षा के कारण वो मिट्टी जो होती है वो भी क्या हो जाएंगी, उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है दोस्तों। जब मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाएगी तो उसमें फसल का जमाव जो होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात या तो ऐसे समझिए फसल होगा ही नहीं दोस्तों। इसका अम्ल वर्षा का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में, हमारे बिल्डिंगों पे, हमारे जलीय जीवों में, हमारे पेड़ पौधों पर, हमारे मिट्टियों पे, सभी जगह देखा जाता है दोस्तों। अब हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम जो स्टार्ट करेंगे बेस के बारे में, जितनी भी जानकारियां होंगी आने वाले वीडियो में आपको बेस से संबंधित संपूर्ण जानकारियां दोस्तों मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, पढ़ाई पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। और हमारा जो कहने का एक मतलब है कि हम बड़े साधारण शब्दों में चीज़ों को बता रहे हैं दोस्तों, बस अब कोई चीज़ कठिन नहीं है।